गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो लोकसभा है उसके द्वारा वक्फ बिल को पास कर दिया गया है फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिबेट। दोस्तों, कल जो डिस्कशन था वो आधी रात से बाद भी चलता रहा एंड फाइनली जाकर ये जो बिल था वो पास हो चुका है। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इसका जो नाम है वो दिया गया है उम्मीद। उम्मीद स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। ये है एक्चुअल में इस बिल का नाम। अब जब ये डिस्कशन हो रहा था तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको एक भरोसा दिलाया है कि आप चिंता मत करिए कि जो नया बिल है बिल्कुल भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करता। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी उन्होंने वोट बैंक के लिए कभी ये चीज़ें नहीं करी कि इस तरह से किसी के रिलीजन के साथ इंटरफेयर किया हो। प्लस एट द सेम टाइम जो एक कंसर्निंग बात आ रही थी काफ़ी टाइम से कि आखिर नॉन मुस्लिम्स क्यों इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अमित शाह जी ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया। उन्होंने बोला कि दरअसल में नॉन मुस्लिम्स को इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को और थोड़ा स्ट्रेंथन कर पाएं एंड साथ ही साथ ये इंश्योर किया जा पाए कि कोई भी जो डोनेशन दी जा रही है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए वो डोनेशन करी गई है और उसका मिसयूज ना हो। तो वक्फ है वो रिलीजियस होते हैं बट वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ऐसा यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का यहाँ पे कहना था। हालांकि ऑपोजिशन ने इस पूरे बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। प्लस एट द सेम टाइम जो एआईएमएम चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आपने नाम सुना ही होगा उनका, उन्होंने संसद के अंदर इस बिल की कॉपी फाड़ दी कि ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। राइट दोस्तों, डेट है आज की 3 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले टॉपिक से बिगिन करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंक्रीज रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट ओवर 800 ईयर्स। दोस्तों, आप लोग वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते होंगे। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी के अंदर इस बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो दरअसल में 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। सबसे पहले आपका गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर नीचे आपका गोवा, उसके साथ साथ कर्नाटका, फिर नीचे अगर आप नोटिस करोगे ना तो केरला तो है ही है, पर साथ ही साथ जो तमिलनाडु भी है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देर आर टोटल ऑफ 6 स्टेट्स। ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 नहीं बल्कि 6 स्टेट्स आपको देखने को मिलती है जिसमें वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है। अब आप लोगों ने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा कि जब 150 साल पहले, सॉरी 150 मिलियन साल पहले आप नोटिस करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जब गोंडवाना से ये टूटा तब हमारा वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप वेस्टर्न घाट्स को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। अब एक दो बातें अगर मैं आपको और बताऊं वेस्टर्न घाट्स के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? आप लोग जानते होंगे बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी आप कह सकते हो। तो इंडिया में जैसे आपको जानते होंगे कि टोटल 4 आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिल जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपन्स टू बी हिमालयास। उसी तरह से एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपका वेस्टर्न घाट्स ही है। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर लॉइन टेल्ड मकाओ आपको देखने को मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी। उसके अलावा किंग कोबरा हो गया, मालाबार जाइंट स्क्वेरल हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड मैं आपको एक बात और बताऊं, आप बहुत सारे रिवर्स के बारे में देखते हो, जैसे आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है सर? वो भी वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही है। एंड इस तरह से वो फ्लो करती हुई आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो क्लियरली इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब मानसून आता है 1 जून को यहाँ पे, तो मानसून की वजह से भी, मतलब मानसून आने की वजह से आप नोटिस करते हो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स है उनमें अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलती है। तो कंट्री में रेनफॉल पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने के अंदर, क्लाइमेट को रेगुलेट करने के अंदर वेस्टर्न घाट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो हमने स्टैटिक में ज्योग्राफी में बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ये सारी बातें जो आपने हमें बताई बिल्कुल आई एम वेरी श्योर आपने पढ़ी होंगी। अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है? दरअसल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, इन्होंने स्टडी करी एक, और इन्होंने ना पिछले 800 साल के पैटर्न को समझने की कोशिश करी कि मानसून का पैटर्न पिछले 800 साल में कैसे रहा है।
देखो एक्चुअल में आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि 800 साल से स्टडी कर रहे थे। आप ऐसा समझो कि इन्होंने जो कर्नाटका के अंदर एक लेक है, चपिंडकेरी लेक, ठीक है? ये जो लेक है ना, इसके लेक के जो सेडिमेंट्स हैं, उनको एनालाइज़ किया गया, ठीक है? तो पिछले 1600 साल को हमने एनालाइज़ करने की कोशिश करी है इस लेक के सेडिमेंट्स को। तो लेक सेडिमेंट्स के बेसिस के ऊपर हमें एक आइडिया मिला कि कैसे-कैसे मॉनसून रेनफॉल समय के साथ बदली है। एंड इन्होंने ये पाया है कि देयर हैज़ बीन अ significant increase in monsoon rainfall in the Western Ghats over the past 800 years। पिछले 800 सालों के अंदर जो इंक्रीज हुआ है मॉनसून रेनफॉल के अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड इनफैक्ट आप लोग जानते होंगे केरला में 2018-19 के अंदर जो फ्लड्स आए थे, कुछ लैंडस्लाइड्स हुई थी, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का होंगे, नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है। जैसे मैंने कहा ना कि पिछले 800 साल से ही आपकी जो रेनफॉल है वो बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि वो पैटर्न लॉन्ग टर्म में ऐसा ही है। तो बारिश बढ़ती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिससे कहीं न कहीं डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, राइट? एंड उन्हीं से हमें बचने के लिए हमें डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस होना, लैंड यूज़ प्लानिंग, कंज़र्वेशन मेजर्स ये करने बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएँगे। बाकी वेस्टर्न घाट्स की इम्पोर्टेंस तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही ली। बहुत सारे मेजर रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं एंड इनका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, तो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न घाट्स की। जैसे कि जो शबरीमाला टेम्पल है, जो कि हिंदू पिलग्रिमेज साइट है केरला के अंदर, वो आपको वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ श्रवणबेलगोला जो कि एक जैन हेरिटेज साइट है कर्नाटका के अंदर, वो भी आपको वेस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे बैम्बू क्राफ्ट, टेक्सटाइल, हर्बल मेडिसिन ये सब प्रैक्टिस किया जाता है एंड बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट्स जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट? तो बहुत सारे एफर्ट्स भी हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, इको टूरिज्म इनिशिएटिव, डेफिनेटली सरकार भी यहाँ पे काम कर रही है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है WHO कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। मैं थोड़ा-सा आपको ना इसके बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। दरअसल में ना दोस्तों, 2018 में यानी कि आज से लगभग 7 साल पहले हमारे पहली कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट WHO कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। दरअसल में जो 2018 में कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ये हुई थी जो WHO के हेडक्वार्टर्स हैं एंड वो कहाँ पर हैं? सर वो आपको जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेंगे। एंड वहाँ पर फोकस ये किया गया कि यार एयर पोल्यूशन के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर मतलब थिंग फॉर पब्लिक हेल्थ। तो इस वजह से उसके ऊपर फोकस करने के लिए हमारी पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है 2018 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अब लगभग साढ़े 6-7 साल बाद सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ यहाँ पे हुई, कहाँ पे? कोलंबिया के अंदर, कार्टाजिना कोलंबिया के अंदर यहाँ पर आपको सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कंडक्ट होती हुई देखने को मिली है। अब इसको एक तो WHO ने ऑर्गेनाइज किया, साथ साथ जो कोलंबिया की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। अब इसका जो फोकस था वो क्या था? द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, एक्सीलरेटिंग एक्शन फॉर क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी एक्सेस एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ये यहाँ पे इसका फोकस हमें देखने को मिलता है। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के पार्टनर्स और हेल्थ इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, रिसर्च बॉडीज ये आपको देखने को मिली। तो कोशिश दोस्तों यही थी कि यार एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग हम बात करें, एविडेंस बेस्ड हम सोल्यूशंस डेवलप करें, राइट? किस तरह से एयर पोल्यूशन हेल्थ, क्लाइमेट, सोशल इक्विटी पे इम्पैक्ट करता है उसको देखें, प्लस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाई जाए क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के अंदर। क्योंकि आप नोटिस करो बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है, जैसे दिल्ली में हमें कई जगह पे देखने को मिलता है, राइट? एंड इंडिया के और पार्ट्स में भी है। तो इस तरह से दुनिया भर में भी एयर पोल्यूशन जैसे बढ़ रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हम क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ने यही बताया कि एक बात आप नोटिस करना, एयर पोल्यूशन से ना ज़्यादा लोगों की डेथ होती है एज कम्पेयर टू वायलेंस। तो ये कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है एयर पोल्यूशन को टैकल करना। साथ में ही हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी काम करना चाहिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ठीक है? अर्जेंट ज़रूरी तो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग काम करने की, ऐसा यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो भारत ने भी अपनी तरफ से कमिटमेंट करी है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि हमने बोला है कि हम 2040 तक एयर पोल्यूशन के हेल्थ इम्पैक्ट कम कर देंगे, जैसा हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बोलता भी है। इसके साथ ही साथ जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत रिस्क के ऊपर हैं, उनको हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, प्लस क्लीन कुकिंग एनर्जी हो गया, उनको प्रमोट करेंगे, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए, जैसे जो चूल्हा वगैरह होता है ना,
मतलब एलपीजी की तरफ हम यहाँ पे चलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप नोटिस कर पाओगे कि डिजीजेस जो होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, उनका हम सर्वेलेंस भी बढ़ाएंगे, ऐसा भारत ने यहाँ पे बोला है। हालांकि चिंताजनक बात पता क्या है, अगर आपने जैसे प्रीलिम बूस्टर पिछले वीक सुना होगा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यार हमारी एक स्कीम थी कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, उसमें हमने 858 करोड़ एलोकेट किए थे, पर लगभग सारा का सारा पैसा ही अनयूटिलाइज रहा। ठीक है, तो टोटल अनयूटिलाइज बजट की बात करें तो लगभग 27% है हमारी मिनिस्ट्री के रिवाइज्ड एनुअल एलोकेशन का। तो ये दिखाता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास पैसा तो है, पर उसको ढंग से वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो क्या ही फायदा फिर पैसा होने का जब उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। और इंडिया में तो एयर पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो आप सही ढंग से अगर उसको इस्तेमाल करोगे, तभी तो भाई इस तरह की जो कमिटमेंट्स हमारी हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ बात ना करें, बल्कि उनको वाकई में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया इस पूरे कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई आपको देखने को मिल रही होंगी। अब ये जो बटरफ्लाई है ना, इनके ऊपर स्टडी करी गई। आप जानते होंगे कि जो बटरफ्लाई है ना, ये लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाती हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, इनका नाम क्या है, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। ये सभी कॉन्टिनेंट्स में मिलती हैं एक्सेप्ट दीज टू कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो आपके डाइवर्स क्लाइमेट हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट, यहाँ पर अलग अलग जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। पर कुछ बातों के लिए इनको स्टडी किया गया, मैं आपको समझाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है ना यहाँ पे, वो अंडरस्टैंड करनी है मल्टी जनरेशनल माइग्रेशन के बारे में। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ये क्या मतलब है मल्टी जनरेशनल माइग्रेशन। पहले बताओ कि आप लोग माइग्रेशन वर्ड जानते हो? हाँ सर, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं, है ना, जैसे, तो हम माइग्रेशन जानते हैं। ठीक है, पीपल भी, लोग भी माइग्रेट करते हैं नौकरियों की तलाश के अंदर, राइट। तो यहाँ पर पता क्या हो रहा है, यहाँ पर जब मैं इन बटरफ्लाई की बात कर रहा हूँ, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई की, तो हर साल स्प्रिंग के समय के ऊपर क्या होता है, स्प्रिंग के समय के ऊपर ये बटरफ्लाईज नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं। जैसे यूरोप की तरफ आप जब देखोगे ना, कि यूरोप की तरफ यहाँ पे माइग्रेट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। कब? जब आपका स्प्रिंग सीजन आता है। एंड जब समर के बाद जो ऑटम सीजन के आसपास, कहीं ना कहीं वो वापस नॉर्थ अफ्रीका की तरफ यहाँ पे जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका माइग्रेशन चलता है। और इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पर पॉइंट पता क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो आपकी बटरफ्लाई है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 हफ्ते के लिए जीती है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये बटरफ्लाई यहाँ से यहाँ तक जाएगी, बीच में रास्ते में इसकी डेथ हो जाएगी, फिर इसके आगे वाली जो जनरेशन होगी, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो आगे कंटिन्यू करेगी पाथ को, फिर अगली जनरेशन कंटिन्यू करेगी पाथ को, फिर अगली जनरेशन, फिर आगे जाके क्या होगा, जब वापस आना होगा तो उसकी अगली जनरेशन वापस आएगी। इस तरह से करते करते ना बहुत सारी जनरेशन मिलकर एक साइकिल कंप्लीट करती है। मतलब कहने का पर्पस ये है कि मान लो कोई कोई बटरफ्लाई यहाँ से चली, अब ये आगे जाएगी, यूरोप की तरफ जाएगी, फिर वापस भी आ जाएगी लगभग 6 महीने के अंदर। पर ये 6 महीने के अंदर सेम बटरफ्लाई वापस नहीं आएगी, इसकी लगभग 10 जनरेशन चली गई होंगी बीच में, क्योंकि टाइम ही बहुत कम रहते हैं ना, 2 से 4 हफ्ते का इनका टाइम है। तो 6 महीने कैसे रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। तो लगभग 10 जनरेशन के आसपास यहाँ पे लग जाती हैं इनको पूरा का पूरा एक सर्कल, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जहां से चले थे वहीं पहुंचेंगे, पर वो खुद नहीं पहुंचेंगे, उनकी 10th जनरेशन पहुंचेगी वहां पे। इसको बोलते हैं मल्टी जनरेशनल माइग्रेशन। तो यहाँ पर ना आपको पेंटेड लेडी बटरफ्लाईज के अंदर मल्टी जनरेशनल माइग्रेशन देखने को यहाँ पे मिलती है। ये बर्ड्स की तरह नहीं है। क्यों नहीं है बर्ड्स की तरह? बर्ड्स में सिंगल जनरेशन ही होती है कि जो जनरेशन गई वही जनरेशन वापस आ गई। पर यहाँ पर जो जनरेशन है वो मल्टी जनरेशनल आपको माइग्रेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये पेंटेड लेडी जो बटरफ्लाई है, ये इसी बात के लिए जानी जाती है। तो ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पे रिसर्चर्स ने पाई हैं, तो आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2025। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिया और यूएसए के बीच में करी जाती है। एंड देखो यार, ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, एक्चुअली ये HADR एक्सरसाइज है, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे अलग अलग जगह पे डिजास्टर्स आते हैं, तो उन डिजास्टर्स के रिगार्डिंग हम कैसे इफेक्टिवली एंड विद इन टाइम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि उनको, उनके रिगार्डिंग कुछ सामग्री पहुंचाना, उनको मैनेज करना, राइट, लोगों को बचाना वहां पर। ये सारे की सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी।
तो इंडिया और यूएसए यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं, एंड इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स है, और साथ साथ यूएस के काउंटर पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से 2019 के अंदर ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी दोनों देशों के बीच में, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं साथ में मिलकर काम किया जाता है, आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हम फॉर्मुलेट करते हैं, एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग करी जाती है ताकि साथ मिलकर यहाँ पे काम किया जा पाए। क्लियर। दोस्तों एक और टॉपिक था, ये ना थोड़ा हमसे आई थिंक मिस हो गया था। तो नए मून्स ना सैटर्न के अराउंड यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ना, एक ना बड़ी डाउट रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर कि सर किसके सबसे ज्यादा मून्स हैं। एक्चुअली हमारी बुक्स के अंदर जो एनसीईआरटी बुक्स है वहाँ पे आपका जुपिटर लिखा हुआ है, पर दिक्कत पता क्या है कि समय समय के ऊपर ये चेंजेस होते रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पता क्या होता था, पहले आप नोटिस कर पाओगे कि पहले जुपिटर के पास थे, बट 2019 में सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स हो गए थे। फिर बाद में कुछ टाइम के लिए जुपिटर फिर से टॉप पे आ गया था। अब वापस से आप बात करें ना, तो सैटर्न ही टॉप पे चल रहा है 2023 ऑनवर्ड्स। तो आज के समय अगर कोई आपसे पूछे ना कि टोटल जुपिटर के कितने मून्स हैं, तो जुपिटर के टोटल आपको लगभग 95 मून्स जुपिटर के देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ आपके सैटर्न की, तो सैटर्न के आपके 274 मून्स देखने को मिल जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि मून किंग किसको बोला जाता है, तो दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना मून किंग वर्ड की, ये मून किंग और कोई नहीं बल्कि आपका सैटर्न ही है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दरअसल में क्या हुआ, ताइवान के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने लगभग 128 नए मून डिस्कवर करे हैं, जिस वजह से सैटर्न के जो नंबर ऑफ मून्स है उनकी संख्या 274 आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे मून्स पहले भी डिस्कवर होते रहे हैं, जैसे वॉयेजर 1 के द्वारा बहुत सारे मून्स डिस्कवर करे गए हैं, ठीक है। तो अब भी नए मून्स को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। अब ये जो नए मून्स है ना, ये इररेगुलर मून्स है। इररेगुलर मून्स का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है रेगुलर मून्स। रेगुलर मून्स में पता क्या होता है, जो आपके मून्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं अराउंड द प्लेनेट का इक्वेटर। पर अगर मैं बात करता हूं इररेगुलर मून्स की, यहां पर ये सर्कुलर ना होके एक तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ पे फॉलो करते हैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर। तो ये अंतर है रेगुलर एंड इररेगुलर मून्स के बीच में। बाकी आप नोटिस कर पाओगे ये जो हमने नए मून्स डिस्कवर करे हैं, इसके बेसिस के ऊपर हमें सैटर्न के रिंग फॉर्मेशन के बारे में बातें पता लगेंगी। प्लस जो साइंटिस्ट का बिलीफ है कि सैटर्न की जो रिंग्स है वो आइस एंड रॉक फ्रेगमेंट से बनी हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे कैसे सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, वो भी पता लग पाएगा। बाकी नए मून्स जो डिस्कवर होते हैं उनकी नेमिंग के लिए ना हमारे पास IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये यहाँ पे नेमिंग करता है। नॉर्मली जो नेमिंग होती है ना जैसे सैटर्न के मून्स की, वो आपके ग्रेको रोमन या बाकी कल्चर्स के जो फिगर्स होते हैं, माइथोलॉजिकल फिगर्स, उनके नाम के ऊपर करी जाती है। बट जब तक नाम नहीं होता तब तक उनके टेक्निकल डेजिग्नेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल S2020, S27, इस तरह से टेक्निकल डेजिग्नेशन होंगी। बाद में फिर क्या होगा, इनके जो ग्रेको रोमन या और कल्चर्स के जो अलग अलग माइथोलॉजी में फिगर्स है ना, उनके ऊपर उनका नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वर्किंग होती है आपके नेम नए मून्स के नेमिंग की। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बिम्स्टेक के बारे में। दोस्तों आप लोग बिम्स्टेक के बारे में जानते होंगे, दरअसल में ना सबसे पहले होता था बिस्टेक। बिस्टेक बना था 1997 के अंदर बाय द अडॉप्शन ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसमें टोटल 4 कंट्रीज थी। दरअसल में जो वर्ड है ना बिस्ट, यही 4 कंट्रीज थी। कौन सी 4 है बिस्ट का मतलब, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 4 आपको इसके फाउंडिंग मेंबर्स देखने को मिलते हैं 1997 के अंदर। बट आगे जाके म्यांमार भी इसमें एंट्री हो जाती है, तो इसमें एम भी ऐड हो जाता है। यहाँ पे एम का मतलब है म्यांमार। फिर बाद में 2004 में अगर हम बात करें ना, तो नेपाल और भूटान भी इसके मेंबर बन जाते हैं। तो इसका ना फिर नाम तो देखो बिम्स्टेक ही है, पर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म चेंज हो जाती है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, राइट। अब इसका 6 समिट यहाँ पे होने जा रहा है, कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, जिसका थीम होगी प्रॉस्पेरस रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। दोस्तों इंडिया का फोकस ना बिम्स्टेक की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम ना थोड़ा सा सार्क की अगर हम बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के होने की वजह से काफी सारे इश्यूज फेस होते हैं। पाकिस्तान अच्छे से सार्क को चलने नहीं देता, राइट। इसीलिए कहीं ना कहीं हम थोड़ा बिम्स्टेक की तरफ ज्यादा झुकाव आज के समय हम रख रहे हैं। तो बिम्स्टेक के अंदर जो भी आपकी बे ऑफ बंगाल रीजन के साथ लिटोरल एडजेसेंट कंट्रीज हैं, उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे साथ में काम किया जाता है, ठीक है। तो आप नोटिस कर पाओगे बिम्स्टेक में साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। 5 देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये साउथ एशिया से हैं। एंड 2 देश आपके म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, उसके लिए भी आपका जो बिम्स्टेक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो इसके जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको ढाका बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बिम्स्टेक के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। बात करें दोस्तों प्लेसेस इन न्यूज़ की, तो यहाँ पर अगलेगा आइलैंड्स जो हैं वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। इसका आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा इसके रिगार्डिंग कि कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में रहता है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था वो था मयोर वैली के बारे में। इसको कई बार ना मायार वैली के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में ना अगर दोस्तों हम थोड़ा नीलगिरीज की साइड आए तो यहाँ पर आपको ना मुद्दुमलाई नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में मुद्दुमलाई नेशनल पार्क के कोर एरिया में ही आपको ये वैली मोयार वैली या मयार वैली आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर वैली है ना, ये क्यों न्यूज़ में है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको जिप्स वल्चर्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिप्स वल्चर दरअसल में आईयूसीएन के अंदर आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप नोटिस करोगे कि जो मयार वैली है ना, वो इन्हीं जिप्स वल्चर की सबसे बड़ी नेस्टिंग कॉलोनी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये डेफिनेटली न्यूज़ में रहती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के जो जिप्स पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर ये आपकी सपोर्ट करती है। सो दिस इज वाई इट इज इन द न्यूज़, राइट। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। ये जो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं ये बिल्कुल अपने आप में आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो भी इशू कर सकती हैं किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। P4 इनिशिएटिव की बात करें तो यस, यहाँ पे कोशिश बिल्कुल यही है, तो ये भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।